खबरों से आगे में आज शाम अमरीकी महकमा खारजा में पब्लिक डिप्लोमेसी और पब्लिक अफेयर्स की नायब वजीर टारा सोननशाइन से खुसूसी इंटरव्यू। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज से आप देख रहे हैं खबरों से आगे और मैं हूं मोहम्मद आतिफ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कैफे डीसी स्पेशल। टारा सोननशाइन अमरीकी पब्लिक डिप्लोमेसी का टॉप फेस हैं। उन्होंने हाल ही में अंडर सेक्रेटरी फॉर पब्लिक डिप्लोमेसी का ओहदा संभाला है और उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान का दौरा भी किया। टारा सोननशाइन खुद भी एक कामयाब ब्रॉडकास्टर और जर्नलिस्ट रह चुकी हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के फैज़ रहमान ने टारा सोननशाइन से अपने प्रोग्राम कैफ़े डीसी में एक खुसूसी इंटरव्यू किया। फैज़ रहमान ने उनसे पूछा कि अंडर सेक्रेटरी की कुर्सी संभालने के बाद क्या उन्हें माजी का वक्त याद आता है, क्या वो ब्रॉडकास्टर के तौर पर अपने किरदार को याद करती हैं? Well, as you know, once a journalist, always a journalist. You always have the adrenaline rush. जैसा कि आपको मालूम है कि अगर आपने एक मर्तबा सहाफ़ी के तौर पर काम किया हो तो आप हमेशा सहाफ़ी ही रहते हैं। आप हमेशा जोश की वही कैफियत महसूस करते हैं जो नई खबर मिलने पर महसूस होती है। सहाफ़ी के तौर पर आपको आदत होती है कि आप हर बात को ध्यान से सुनते हैं। मेरे ख्याल में अगर आप इस पेशे को छोड़ भी दें तो ये आपको नहीं छोड़ता। So while we are at it, one of your stated goals, I heard. आपके अहदाफ के हवाले से मैंने आपका एक पॉलिसी बयान सुना। इसमें आप बुनियादी तौर पर ये कह रही थीं कि आपका एक हदफ अमेरिका की बैनुल-अक़वामी नशरियात को बेहतर बनाना है। अब जबकि हर दूसरा मुल्क खुसूसन चीन और रूस बैनुल-अक़वामी नशरियात और अवामी राब्ताकारी के बजट में इजाफा कर रहे हैं, हमारा बजट खुसूसन ब्रॉडकास्टिंग बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का बजट कम हो रहा है। Your thoughts, anything being done on that level? Well, one of the first visits or interviews I gave, as you know, was to Voice of America when I arrived, and it was to signal that I do care very much. यहाँ आने के बाद मैंने सबसे पहले जो मुलाकातें की और इंटरव्यू दिए उनमें वॉइस ऑफ अमेरिका भी शामिल था। इससे मैं ये पैगाम देना चाहती थी कि मैं बैनुल-अक़वामी नशरियात को बहुत अहमियत देती हूँ और इस शोबे में बहुत तरक्की हो रही है। मेरा ख्याल है हमें मकामी, इलाकाई, कौमी और आलमी खबरों को हिकमत अमली के नुक्ता नज़र से देखना होगा। अब सोशल मीडिया और कंप्यूटर से खबरें हासिल करने से बहुत कुछ तेज़ी से तब्दील हो रहा है, मगर हमें ये भी सोचना होगा कि मुख्तलिफ ममालिक की क्या इस्तेदाद है। कुछ मुल्कों में इंटरनेट मौजूद है जबकि दूसरे ममालिक में अभी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं। इसलिए हमें अपनी मीडिया स्ट्रेटजी के बारे में सोचना है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा कारआमद है। Countries have wideband internet usage and others are not quite wired. So I want to take a holistic look at our international broadcasting strategies and what makes sense region to region. International broadcasting can't be just government. I mean, not just public. बैनुल-अक़वामी नशरियात में सरकारी ज़राए के साथ निजी शोबा भी किरदार अदा कर सकता है। क्या आपके महकमे में कोई ऐसी कोशिश की जा रही है जिसमें दीगर ममालिक मसलन पाकिस्तानियों तक पहुँचने के लिए निजी शोबे से रब्ता किया गया हो? Especially the target audiences, Pakistan for that matter. Well, as you know, the public-private partnerships are a new form of working collaboratively between. जैसा कि आपको मालूम है, सरकारी और निजी शोबे में शराकत एक नई रिवायत है। अवामी राब्ताकारी के हर पहलू पर हम मुख्तलिफ फाउंडेशंस और कमर्शियल खबर रसा इदारों से शराकत के बारे में सोच सकते हैं। दफ्तर खारजा में हम मुतादिद शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले मुताल्लिक़ा अफराद को एक जगह इकट्ठा करने की सलाहियत रखते हैं। मेरे ख्याल में बैनुल-अक़वामी नशरियात भी एक ऐसा शोबा है जहाँ सरकारी और निजी शराकत मौसर साबित हो सकती है। And I think international broadcasting is yet another dimension of where these public-private partnerships can have some leverage. Madam Secretary, there is like a little conflict between what we are and what we do. मैडम सेक्रेटरी, हम जो हैं और जो करते हैं इसमें कुछ तजाद है। आपकी तकरीरों में एक जुमला बहुत दोहराया जाता है कि इंफॉर्मेशन इज़ ऑक्सीजन। आपको मालूम है कि हमारी बैनुल-अक़वामी नशरियात के लिए रकम कांग्रेस फराहम करती है, इसलिए हम अमेरिका और दुनिया भर में खबरों की नशरियात इस तरह से नहीं कर सकते जैसे निजी शोबा कर सकता है। In disseminating information about this country as well, as around the world. So, do you see this dichotomy of the objectives and aims there? I see it more as an opportunity than a conundrum or a challenge. There are so many tools in the toolbox. मैं इसे एक चैलेंज या मुअम्मे की बजाय एक मौके के तौर पर देखती हूँ। हमारे पास कई मुख्तलिफ ज़राए मौजूद हैं। बैनुल-अक़वामी सरकारी नशरियात लोगों तक पहुँचने का सिर्फ एक ज़रिया है, इसलिए हम इसे कई दर्जों पर मबनी हिकमत अमली के तौर पर देखते हैं। इसमें हर ज़रिए को मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है और लाजमी नहीं कि एक ही वक्त में इस्तेमाल करें। मेरा ख्याल है कि हमें हर चीज़ के लिए एक ही ज़रिया नहीं अपनाना चाहिए,
क्योंकि हमारे नाजरीन एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं, हम खुद भी बहुत ही मुख्तलिफ अफराद और हल्कों पर मुश्तमिल हैं। We're made up of so many different constituencies and different individuals. So this old kind of let's use one pattern, I think, is challenged now by the multiplicity and the proliferation of different outlets and tools. अवामी राब्ताकारी या पब्लिक डिप्लोमेसी की हिकमत अमली पर बात करने से पहले आप ये बताएंगी कि आपके जहन में अमेरिका का क्या इमेज है जो आप दुनिया को दिखाना चाहती हैं? You know, it's interesting. I am very committed to a show and tell approach. We tell who we are and what we stand for in our principles, our openness, our tolerance, our pluralism, our democratic. ये बहुत दिलचस्प बात है। मैं शो एंड टेल यानी दिखाने और बताने के तरीके पर यकीन रखती हूँ। हम लोगों को बताते हैं कि हम कौन हैं और अपने उसूलों, कुशादा दिली, बर्दाश्त और जमहूरी इख्तियार में किस बात की तर्जुमानी करते हैं। हम अपने काम, इमदाद, मंसूबों की फंडिंग और तबादलों के जरिए भी ये जाहिर करते हैं कि हम कौन हैं। दिखाने और बताने के रवैये के अलावा लेक्चर देने की बजाय दूसरों की बात सुनने, अपने जहन को खुला रखने और अपने आप को दूसरों की जगह रखकर उनकी बात समझने की ज़रूरत है। जब हम दिल और दिमाग जीतने की बात करते हैं तो जीत से ज्यादा हमारा मकसद शराकत और अपने बारे में दिखाना और बताना होता है। हम अपने बुनियादी उसूलों और इख्तियार की तायीद करते हैं, हम उनकी पैरवी करते हैं और उनके बारे में बात भी करते हैं। Collaboration, cooperation, dialogue, discussion, and the show and tell approach to who we are. We have our core principles and our core values, and we uphold them, and we demonstrate them, and we talk about them. One of the first countries you visited after taking over. अपने ओहदे का हल्फ उठाने के बाद आपने जिन ममालिक का दौरा किया उनमें पाकिस्तान सर फहरिस्त था। यकीनन इस दौरे में आपके पास पाकिस्तानी अवाम को बताने के लिए बहुत कुछ था कि किस तरह उनके मुल्क के वजूद में आने के बाद से अमेरिका उनकी मदद करता आया है। लेकिन ये भी हकीकत है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात में कई मुश्किल मकामात भी आए हैं जिनके बारे में यकीनन पाकिस्तान में आपसे बात की गई होगी। Faced there, and how did you handle those moments? I would say one of the not so much difficult but interesting, at least, and perhaps a bit challenging, was going to Kinnaird College in Lahore and meeting with young people and giving a speech and then मैं अपने इस दौरे का एक वाक़या ज़रूर बयान करना चाहूँगी जो मुश्किल तो नहीं, अलबत्ता किसी हद तक दिलचस्प ज़रूर है। मैं इस दौरे में लाहौर के किनेट कॉलेज भी गई जहाँ नौजवानों से मुलाकात के बाद मुझे उनके सवालात के जवाब देने थे। वहाँ पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के बारे में बास मुश्किल सवालात किए गए। मुझे नौजवानों को बताना पड़ा कि किस तरह दोनों ममालिक के ताल्लुकात उतार चढ़ाव और बाज़ औक़ात कशीदगी का शिकार रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका और पाकिस्तान साथ साथ खड़े हैं। हमें पाकिस्तान की तालीमी और माशी तरक्की के लिए महज कलील और वस्त मुद्दती ही नहीं बल्कि तवीलुल मुद्दती मंसूबों पर भी काम करना होगा। इस हवाले से खासी गुफ्तगू हुई और फिर प्रोग्राम के इख्तिताम पर वही नौजवान मेरे पास आए और हमारे वफूद के तबादले के प्रोग्राम और अमेरिका आने के बारे में मालूमात ली। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे हमारे इन राब्तों के नतीजे में बाहमी कशीदगी खुद ब खुद दूर होने लगी है और दरअसल यही पब्लिक डिप्लोमेसी है। We began to engage, and that of course is what public diplomacy is about: exposure, engagement, conversation, leading to somebody tilting their head a different way and saying, "Oh, I hadn't thought about it that way." Very good. Now we have to take. यहाँ हमें एक मुख्तसर सा वक्फा लेना है जिसके बाद हम अपनी मेहमान से ये सवाल करेंगे कि क्या वाकई बाज़ गैर मुल्कियों के साथ अमेरिका में नामुनासिब सलूक किया जाता है जिससे दुनिया भर के अवाम के साथ होने वाले राब्तों पर मनफी असर पड़ता है। जब आप अपने मुल्क से दूर आते हैं तो जो सबसे बड़ी और सबसे अहम चैलेंज आपके सामने होता है वो ये होता है कि आपको कोई अपनी ज़बान बोलने वाला पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई ऐसा होगा जिससे आप अपनी ज़बान में बात कर सकेंगे। बड़ा अच्छा और खुशगवार एक्सपीरियंस मेरे लिए ऐसा था जो कि मेरी एक टैक्सी की राइड थी, टैक्सी का सफ़र था। तो
मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ। मुझे ऐसा लगा कि ये जो टैक्सी है ये पाकिस्तान की है, किसी लाहौर, कराची या किसी अंदरूने सिंध या अंदरूने पंजाब की किसी सड़क के ऊपर चल रही है। मेरे लिए एक बड़ा ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा जिसको मैंने बहुत एंजॉय किया और शायद कभी भी भुला नहीं सकूंगी। सना मिर्जा, coming soon. We are back. Thank you, Madam Secretary, once more. I just want to go back to what we were discussing about the वक्फे से कबल हम पाकिस्तान में पब्लिक डिप्लोमेसी पर बात कर रहे थे। आपके जवाब से ये तासुर मिला कि गोया पब्लिक डिप्लोमेसी के मामले पर दाखिला और खारजा पॉलिसी दरअसल एक दूसरे से मुंसलिक हैं। हम जानते हैं कि अमेरिका में दुनिया भर से लोग आते हैं और अक्सर औकात बहुत से लोगों को ये एहसास होता है कि उनके साथ ठीक बर्ताव नहीं हो रहा। क्या ये मामला भी आपके दायरे इख्तियार में है कि आप इस नौइयत की दाखिली पॉलिसियों को ठीक कर सकें जिनके बाइस बैरून मुल्क से आने वालों को परेशानी उठानी पड़ती है? So is it something in your domain that you can also address those domestic policies? Well, let me address first the part of your question about this interconnectedness. The whole world is interconnected, as we know. What happens in the United States affects countries overseas. What happens overseas affects our country. So we really are living. सबसे पहले तो मैं आपके सवाल के उस पहले हिस्से का जवाब दूं जिसमें आपने दाखिला और खारजा पॉलिसी के बाहमी ताल्लुक का जिक्र किया। हम जानते हैं कि पूरी दुनिया ही आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जो कुछ यहाँ अमेरिका में होता है उससे दुनिया के दीगर ममालिक भी मुतासर होते हैं और जो कुछ समंदर पार हो रहा होता है वो अमेरिका पर असरअंदाज होता है। लिहाजा हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ बाकी दुनिया से हमारे ताल्लुक की कई जहतें और किस्में हैं। जब भी कोई गैर मुल्की तालिब इल्म या कोई सयाह अमेरिका आता है तो हमारी कोशिश होती है कि उसके लिए ये सफ़र एक मुस्बत तजुर्बा साबित हो। ख़ास तौर पर तालिब इल्मों के लिए हमारी ये कोशिश होती है, हम चाहते हैं कि उन्हें एक अच्छे समाज से वास्ता पेश आए, वो हमारी सकाफत को समझें और उन्हें म्यारी तालीम मिले। इस मकसद के तहत हम इन नए आने वालों के लिए एक खुशगवार और खैर मकदम करने वाली कौम बनने की कोशिश करते हैं। और अब जैसा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सयाहों को अमेरिका की जानिब राग़िब करना चाह रहे हैं, हमारी कोशिश है कि वीज़ा पाबंदियों को भी कम किया जा सके ताकि लोग यहाँ पहुँचने से कबल ही ये ना समझने लगें कि वो गोया किसी मुश्किल में फंस गए हैं। चीन और ब्राज़ील समेत कई मुल्कों के लिए हमने वीज़ा प्रोसेसिंग तेज कर दी है ताकि लोगों को ज़्यादा इंतजार ना करना पड़े। साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि जब आप एक बार अमेरिका पहुंच जाएं, चाहे आप कोई पाकिस्तानी तालिब इल्म हो या किसी और मुल्क से आए हों, तो आपका यहाँ क़याम ऐसा होना चाहिए कि जो यहाँ से वापस जाने के बाद भी हमेशा आपकी खुशगवार यादों में ताज़ा रहे। मैं अपने दौरे पाकिस्तान के दौरान इस्लामाबाद और लाहौर में कई नौजवानों से मिली थी। इनमें से कई अमरीकी महकमा खारजा के माली ताउन से चलने वाले एक्सेस प्रोग्राम का हिस्सा थे और अंग्रेजी सीख रहे थे। उन्होंने उस वक्त तक बैरून मुल्क का सफर नहीं किया था, लेकिन वो अंग्रेजी ज़बान और हमारी सकाफत के बारे में पढ़ रहे थे और वो सिर्फ अंग्रेजी ज़बान पढ़ने का मौका मिलने पर ही खासे पुरजोश और पुरअज़्म थे। फिर इस दौरे में मेरी मुलाकात बाज़ ऐसे पाकिस्तानी तलबा से भी हुई जो अमेरिका में एक साल गुजारकर ताज़ा वतन लौटे थे। उनमें से कुछ न्यूयॉर्क के गिरदोनवा में रहे थे, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे हैरान किया वो ये थी कि वो ना सिर्फ अमेरिका में क़याम के दौरान हासिल होने वाले तजुर्बात पर खुश थे, बल्कि जो कुछ उन्होंने सीखा था उसे पाकिस्तान के लिए, इदारों के लिए और पूरी दुनिया के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। और ऐसे नौजवान ही किसी मुल्क में हमारे बेहतरीन सिफारतकार साबित हो सकते हैं। The connectivity between the United States and Pakistan. They were the best ambassadors we could have on either side. And they really knew that this was the beginning of a road that would be a long traveled journey. That's what you're seeking out of public diplomacy. I suppose diaspora. मेरा ख्याल है कि अमेरिका में मुकीम दूसरे मुल्कों के लोग भी आपकी इस पब्लिक डिप्लोमेसी के दायरे में आते हैं। इस हवाले से आपका महकमा क्या कर रहा है? Yes, I just participated in the second or third global diaspora conference here. It was packed.
there were people from across. जी हाँ, मैंने हाल ही में अमेरिका में मुकीम तारकीन वतन की आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। ये एक भरपूर इज्तिमा था जिसमें हर नस्ल और इलाके से आने वाले लोग मौजूद थे, और दरअसल ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी जिंदगियां तो यहाँ अमेरिका में बनाई हैं, लेकिन अब भी अपनी आबाई सरजमीनों के साथ उनके गहरे रिश्ते उस्तवार हैं। ये लोग अपने आबाई वतन और अपने इख्तियार करदा वतन अमेरिका के लिए कुछ करने का जज्बा लिए हुए हैं, और मैं इनके इस जज्बे से बखूबी आगाह हूँ। Acutely aware of the robust, vibrant nature of the diaspora community. Before traveling to Pakistan, I met with many Americans, Pakistani Americans, who were able to describe their country of birth in ways that no American scholar could describe. Very good. I know nobody has control over these incidents. Something very unfortunate happened over the weekend. मैं जानता हूं कि कोई भी ऐसे वाक़यात पर कंट्रोल नहीं रखता। पिछले वीकेंड पर एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पाकिस्तान में तकरीबन 160 गुरुद्वारे हैं और माकूल तादाद में सिख आबाद हैं, चुनांचे वहाँ इस वाक़े पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। लेकिन क्या इस तरह के वाक़यात आपके काम और कोशिशों को कुछ मुश्किल नहीं बना देते? ऐसे वाक़यात पर आप क्या सोचती हैं? इस मुल्क में सदर से लेकर हर किसी ने इसकी मज़म्मत की है, लेकिन मैं इस वाक़े पर आपके तासुरात जानना चाहता हूँ। But I would just want you to reflect on that incident, please. What happened in Wisconsin was a terrible tragedy, and my heart does go out to all the victims and their families. I know that our विस्कॉन्सिन में जो कुछ हुआ वो एक दुख भरा सानहा था, और मेरी दिली हमदर्दियां इस वाक़े के तमाम मुतासरीन और उनके ख़ानदान वालों के साथ हैं। मुझे मालूम है कि हमारी अंडर सेक्रेटरी वेंडी शर्मन, एम्बेसडर राव से और भारत में हमारी सफ़ीर नैन्सी पॉवल अपने हम मनसबों से राब्ते में रहे हैं, और हम इन मुश्किल लम्हात में अपने एहसासात के इजहार के लिए जो कुछ कर सकते हैं कर रहे हैं, ख़ास तौर पर इसलिए कि ये एक इबादतगाह थी, और अमेरिका में हम इस चीज़ पर यकीन रखते हैं कि इबादत की हर जगह मुक़द्दस और एक अहम मकाम होती है, और बिलाशुबा इस तरह के वाक़यात हमेशा लोगों को बहुत परेशान कर देते हैं। हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि अहद करें कि खुद को एक अमन पसंद और खुशहाल कौम बनाएंगे जिसके दरवाजे दूसरों के लिए खुले हों, और ये तवक्को रखें कि ऐसे वाक़यात दोबारा पेश ना आएं। make people very upset, and we just can reaffirm and recommit ourselves to having a peaceful, prosperous nation that is opening and welcoming, and to hope that these incidents don't happen. We've been promoting your. हम फेसबुक पर आपके इंटरव्यू की तशहीर करते रहे हैं, और हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, और इसी तरह का एक सवाल सरोप चरण का है। इन्होंने ये नहीं बताया कि उनका ताल्लुक़ किस मुल्क से है। उन्होंने पूछा है कि अमेरिका अपनी मजहबी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को यकीनी बनाने के लिए क्या कर रहा है। And security of the religious minorities here. We, of course, as a nation, are most dedicated and working always on the security of our country and of the people who visit here. हम बिलाशुबा कौम होने के नाते अपने मुल्क और यहाँ आने वाले लोगों की सलामती के लिए इंतहाई पुरज़्म हैं। यही नहीं कि सिर्फ किसी इबादतगाह की सिक्योरिटी ही हमारे पेश नज़र नहीं होती, बल्कि हम हमेशा अफराद के आने जाने की आज़ादी और अपने वक्त का लुत्फ़ उठाने और इसके लिए दरकार सिक्योरिटी में तवाज़ुन रखना चाहते हैं। और बाज़ औक़ात ये चीज़ें एक दूसरे से मुतसादिम हो सकती हैं, लेकिन आपको हमेशा अफराद की प्राइवेसी के हकूक़ और सफ़र करने और मकामात का लुत्फ़ उठाने की आज़ादी में तवाज़ुन कायम रखना होता है, बल्कि इसके साथ साथ अमेरिका आने और जाने वाले हर शख्स के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए भी काम करना होता है। But also to secure and keep safe anyone coming and going from the United States. Thank you very much, but we have to take one more. इस वक्त हमें एक और मुख्तसर ब्रेक पर जाना है, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपनी आज की मेहमान से उनकी डेडलाइंस के तसव्वुर और पब्लिक डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से एक दूसरे से मज़ीद तवक्कुआत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे।
Welcome back, and our last question of the interview. Madam Secretary, we प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। दर हकीकत मैं हफिंगटन पोस्ट में शाये होने वाले आपके पिछले साल के एक ब्लॉग का जिक्र कर रहा हूँ, और आपने बिल्कुल सही तौर पर इस मुल्क में डेडलाइंस के तसव्वुर और बाद औक़ात डेडलाइंस रखने के तकाज़ों का जिक्र किया है। इस मुल्क से बाहर बहुत से लोग, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में, ये महसूस करते हैं कि अमरीकी उन्हें बहुत सी डेडलाइंस देते हैं और उन्हें हमेशा मज़ीद कुछ करने का कहते रहते हैं। मुमकिन है कि ये सिर्फ खारजा पॉलिसी का मसला हो, लेकिन इसका हमेशा पब्लिक डिप्लोमेसी के साथ बहुत ताल्लुक़ होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि इससे सवालात उठते हैं। आप इस तरह की सूरत हाल से कैसे निपटती हैं? This area of deadlines fascinates me, and it is an area where I would use your word from the first segment, conundrum. In an internet age, having been डेडलाइंस का मामला मेरे लिए बड़ा दिलचस्प है, और ये चीज़ है जिसके लिए मैं पहले सेगमेंट में से आपके अल्फाज कॉनन्ड्रम यानी मोम का हवाला दूंगी। इंटरनेट के दौर में तरबियत हासिल करने वाले एक जर्नलिस्ट के तौर पर अगर हम पीछे जाएं तो हमारे लिए हमेशा डेडलाइंस होती थी। हमें रात को 11:30 बजे ऑन एयर होना है। आप जाकर ये नहीं कह सकते थे कि मुझे अफसोस है कि आज के शो के लिए मेरी तैयारी नहीं है। वो एक लाइव शो होता था और उसके नशर होने का वक्त था। वक्त के साथ साथ मैंने नोट किया कि मीडिया की दुनिया में किस तरह डेडलाइंस का तसव्वुर मांद पड़ने लगा। आप कोई चीज किसी घंटे के दौरान पोस्ट कर सकते हैं, आप इसे दोबारा छाप सकते हैं, आप ट्वीट कर सकते हैं, आप अपने ब्लॉग की पोस्टिंग में तब्दीली कर सकते हैं। मैंने महसूस करना शुरू किया कि मेरे बच्चे लाइब्रेरी नहीं जाते जहां आपको किसी मखसूस दिन पर किताब वापस करना होती थी। चुनांचे मैंने एक फलसफी के अंदाज में बाज़ शोबों में इस तरह से डेडलाइंस के खात्मे पर सोचना शुरू किया। पब्लिक डिप्लोमेसी के साथ मुश्किल ये है कि हम यकीनी तौर पर कोई डेडलाइन नहीं चाहते, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि हम एक तरह से खिंचाव के एक तवील अमल से गुजर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ताल्लुकात बतदरीज आगे बढ़कर जाहिर हों। चुनांचे अब मैं दरहकीकत दोबारा पब्लिक डिप्लोमेसी के मामले पर सोच रही हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि इस पर आपकी एक डेडलाइन है। Conundrum that in public diplomacy you want alumni of programs to come back. You want to keep adding to the relationship. So this whole concept of a deadline is yet to be figured out in my mind, but I know you have a deadline on this program. Absolutely. यकीनन। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपका 13 साला बच्चा अब क्या कर रहा है? He is, yes, my 13-year-old is now 15. And my older one is preparing to go off to college. हाँ, मेरा 13 साला बच्चा 15 साल का है और मेरा बड़ा बच्चा कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा है। कॉलेज जाने के लिए दरखास्तों की भी डेडलाइंस होती हैं। Which also has a deadline. You have 2 children? 2 boys. And where are you from in these states? I was born in Brooklyn, New York. मैं ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में पैदा हुई और मैंने टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से पढ़ा, और मैं कुछ अरसा लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी रही, और अब यहाँ हूँ और सारी दुनिया देखने की तवक्को रखती हूँ। Now here, hope to see the entire world. Very accomplished indeed. Madam Secretary, thank you very much for your time. Thank you very much. I really appreciate it. बहुत सारे इम्पॉर्टेंट स्किल्स कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग में, पब्लिक हेल्थ। तेज और फैसला कुन अंदाज से उठते ये कदम बढ़ रहे हैं एक ऐसी मंजिल की तरफ जिसे पाने के ख्वाब देख सकता है हर पाकिस्तानी, मगर जो मिलती है सिर्फ चंद खुशकिस्मत और मुंतखब अफराद को। फुलब्राइट प्रोग्राम के तहत यहाँ पर लोग आके वापस पाकिस्तान जाके ये स्किल सेट्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये था हमारा आज का शो। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? हमें अपनी राय देने के लिए फेसबुक पर आइए। हमारा यूज़र नेम है VOA उर्दू, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां खबरों के साथ साथ ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों पर आपके लिए बहुत सी मालूमात मौजूद हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। The Voice had a mythic quality to many of us. December '87, Gorbachev came to Washington for the first time, and there was a Gorby mania around. Everybody was charmed by this young Politburo chief, and plenty of hopes. And I keep warm feelings toward him and President Reagan.
Gorbachev let me out, Reagan get me in. Soviet Union 91 was time of turmoil. I was afraid that something like popular revolt would occur with bloodshed and everything, because in Romania there was a bloodshed. Something on the par of it could occur in the Soviet Union. Nobody defended the Soviet Union, it just collapsed like a heap of dust. We are now only on the internet. We are innovating, we put different forms of it, direct contact, we are tweeting, we are Facebooking, we are on all mobile devices. So we are part of Russian life right now. Good. The Fidel, please? Fidel, sure. Stefan Boylan is making his signature sandwiches with his sous chef in this small kitchen in a truck. Lunchtime customers have formed a line outside it in downtown Washington, D.C. Jean Fundakowski works nearby. Well, this is my favorite truck. It's Cuban sandwiches, so it's really spicy and they're not too expensive and they're really fast. How much? $7. Boylan was a restaurant chef for more than 20 years. At first, he tried to open his own restaurant. Started to try opening a brick and mortar, and right around the time the banks crashed and the economy went down, so there's just no money. This is something that I could open on my own. His food truck, El Floridano, hit the streets less than 2 years ago. Boylan says back then there were about a half dozen food trucks in the area. Now he counts more than 70, and the number keeps growing. Most of the operators are aspiring entrepreneurs drawn to the business like Boylan for the low startup cost. But Nasser Megra, who owns a Middle Eastern restaurant, jumped into the mobile business about 2 months ago for a different reason. It's a new trend in the city, so we're keeping up with things. So we have to keep up with stuff, so that's why. Many food trucks are distinctively decorated and easily spotted in locations where office buildings crowd together. They try to please Washingtonian palates with simple but well-made ethnic foods. I've tried the Thai truck, it's really authentic. The barbecue, I'm from South Carolina, so I like good Southern barbecue. It's really authentic, so I like that each one brings its own taste of something new, and their flavors are really delicious. I certainly think it's better value. Particularly there's no service charge, etc. involved. I think that the quality and the taste is as good, if not better, than is available in regular food outlets. The popularity of the food trucks is a concern for nearby restaurants. Marlene Loeb runs Loeb's New York Deli. I don't wish ill on anybody, but it certainly, makes it a little bit harder for everybody when you have that many food trucks in that park over there. The traditional street vendors are also concerned. Casa Tega has operated a hot dog cart at this corner for 18 years. Business too slow now. It's very slow now. The food trucks, everything, not like before. You want the tamarind sauce or the guava? Stefan Boylan says food trucks have their own challenges, like the weather and frequent health inspections. Jeff Kelly, who franchised his Eat Wonky food truck, is one of the founders of the Food Truck Association. Trucks, at a minimum, are required to be inspected twice a year in accordance with the D.C. Department of Health regulation. You have a health certificate posted from the Department of Health. In addition, on the street, the Metropolitan Police Department is quite frequently inspecting trucks. Kelly says customer safety is the #1 priority. He also says staying in touch with customers through Facebook, Twitter, and other social media outlets is critical. Whereby we communicate with our customers about where we're going to be on a given day and how we're going to serve on a given day, and we get feedback from them on a continual basis, and we give it as well. Kelly says food trucks bring a vibrancy and an exciting new menu of dining options to the city. For producer June So, Amy Katz, VOA News.